मैं समीक्षा करूंगा कि जो भारतीय टीम आई थी वेस्ट इंडीज, क्या वो टीम वाकई सबसे बढ़िया थी। हम शुरुआत करना चाहेंगे बॉलिंग से, क्योंकि बॉलिंग के डिपार्टमेंट में भारत के लिए बहुत निराशा रही। मेरा यह मानना है कि हरभजन सिंह को स्पेशलिस्ट गेंदबाज के रूप में जो रखा गया था वो गलत था। हरभजन सिंह सफेद गेंद के साथ कोई खास कामयाब कभी भी नहीं रहे, ये बात हर एक को मालूम है, हर क्रिकेट प्रेमी इस बात से वाकिफ है। लेकिन उनको टीम से बाहर कैसे रखा जा सकता था? जो टीम वेस्ट इंडीज भेजी गई उस टीम के चयन में राजनीतिक पहलू ज्यादा देखे गए, राजनीतिक पहलुओं को ज्यादा बढ़िया ढंग से समेटने का प्रयास किया गया बनिस्बत इसके कि प्रतिभा पे जोर दिया जाता। प्रतिभा एक तरफ ताक पे रख दी गई, दूसरी ओर केवल ये देखा गया कि हमने सारे राजनीतिक पहलुओं को रख लिया, क्योंकि अगर हरभजन सिंह को बाहर रखा जाता तो तमाम सवाल उठते। और उन्होंने तो हाल के पंजाब के चुनावों में उन्होंने कैंपेनिंग भी की थी कांग्रेस के लिए, लिहाजा उनको टीम से बाहर रखने के लिए तो बहुत ही जबरदस्त जिगरे की जरूरत थी चयन समिति के अध्यक्ष और तमाम चयन समिति के सदस्यों के लिए। दूसरी बात है कि अनिल कुंबले को टीम में ले जाया गया। अनिल कुंबले जब टीम में रखे नहीं जा रहे, 11 में केवल एक मैच में खिलाया गया और उनके ऊपर भरोसा नहीं दिखाया जाना चाहिए था, तो उनको टीम में क्यों ले जाया गया? लेकिन फिर वहां राजनीतिक पहलू आ गई कि भाई अनिल कुंबले तो एक दिग्गज है, उनको बाहर रखा जाएगा तो तमाम बातें होंगी, और वो कर्नाटक के हैं और उनके लिए जरूर काफी कोशिश की होगी राहुल द्रविड़ ने। तो कहीं ना कहीं एक सिफारिश की बात भी बहुत चली थी कि राहुल द्रविड़ अपने कर्नाटका के खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी कितना सही है कितना गलत है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि प्रतिभा के बलबूते पे अनिल कुंबले को टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। जगह किसको मिलनी चाहिए थी? मुरली कार्तिक को। वो इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज के पिचों पर जो स्लो टर्नर्स हैं वही कामयाब होते हैं। या तो आप शेन वॉर्न और मुथ्या मुरलीधरन की तरह एक असाधारण प्रतिभा संपन्न गेंदबाज हो तो आपके लिए फर्क नहीं पड़ता कि पिच कैसी है। ये दोनों तो एक बिल्कुल अलग है, इनको तो अलग ही बनाया था ऊपर वाले ने, और उनके करीब तो हमारे गेंदबाज आ ही नहीं सकते शायद अगले 50 साल में भी। लेकिन अगर उनके तरह कोई पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस दिशा में कोई आगे बढ़ भी पा रहा है। लेकिन मुरली कार्तिक जो है वो स्लो टर्नर है, गेंद को घुमाने में कामयाब होते हैं, वो इन पिचों पर ज्यादा कामयाब होते हैं। लेकिन जहां दो राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित कैंडिडेट हो तो वहां मुरली कार्तिक के लिए कहां जगह? तो गेंदबाजी में यहां थोड़ी सी कमजोरी रही। स्पिन स्पेशलिस्ट हमारे जो स्पिन गेंदबाज है वो कमजोर रहे। तेज गेंदबाजी में भारत के पास जो सबसे बढ़िया संसाधन थे वही ले जाए गए। जहीर खान, मुनफ पटेल, श्रीशांत और अजीत आगरकर ही इसके पहले वेस्ट इंडीज में सबसे कामयाब गेंदबाज रहे थे। हमने जो पूर्व के जो यात्राएं की थी भारत की टीम में, लिहाजा उनको ले जाना ठीक था और वो बल्ले के साथ भी कामयाब होते हैं। लेकिन इस बार एक ऑलराउंडर के रूप में नहीं चल पाए, लेकिन गेंद के साथ ठीक ठाक किया, लिहाजा जो तेज गेंदबाजी का विभाग था वो ठीक था, इससे बढ़िया और भारत के पास कोई संसाधन नहीं था। अब आइए बल्लेबाजी पर। जहां तक बैटिंग का सवाल था, पिछले 2 साल में ग्रेग चैपल जो भारतीय टीम के कोच हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे, उन्होंने जिस तरह से खिलवाड़ किया भारतीय टीम के बैटिंग ऑर्डर के साथ, उसी का नतीजा आपने देखा विश्व कप में। वो ऊपर से नीचे करते रहे खिलाड़ियों को, कभी इसको ऊपर लाए कभी इसको नीचे लाए, और उसमें काफी कुछ इस बात की हुई एक कारण थी कि किस तरह से सौरव गांगुली को टीम से बाहर रखा जाए, इसलिए भी वो कुछ खिलाड़ियों को नंबर 3 और 4 में ला रहे थे। ये बात कहनी पड़ेगी, तो जब जाहिर बात है इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं। तो हुआ क्या कुल मिलाकर कि बैटिंग ऑर्डर कभी तय नहीं हो पाई और लोग जो स्पेशलिस्ट जगहों पर रहते हैं वो तय नहीं हो पाया। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए विश्व कप में, क्या वो खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी बैटिंग ऑर्डर के साथ? क्या श्रीलंका कर रहा है? नहीं। हाँ, एक तो खिलाड़ियों को कभी कभी आप ऊपर करते हैं पिच हिटर के रूप में, आप कभी धोनी को ऊपर देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मैच में हर सीरीज में ओपनिंग से लेके 7 डाउन तक आप जो है ऊपर नीचे करते रहे बैटिंग में, और वो बैटिंग ऑर्डर जो कभी तय नहीं हो पाई, और उसका नतीजा ये रहा कि खिलाड़ियों का जो एक मनोस्थिति होती है वो ठीक से बन नहीं पाई, अपने आप को लोग सेट नहीं कर पाए, और सौरव गांगुली तो अपने टंके के चोट पर वापस टीम में आए, और लिहाजा केवल उन्हीं से जो थोड़ी बहुत अपेक्षा थी और उसमें कुछ हद तक वो कामयाब रहे। लेकिन श्रीलंका के विरुद्ध सौरव गांगुली भी कामयाब नहीं रहे। तो बल्लेबाजी में सौरव जो पिछले 2 साल से जो घटना घटी सौरव गांगुली से उत्पन्न होकर, उसी का असर रहा कि बल्लेबाजी भारत की बहुत ही खराब रही, और उसका कुल मिलाकर असर आपने देखा कि विश्व कप में भारतीय टीम नहीं चल पाई। हमें एक खिलाड़ी के बारे में कहना पड़ेगा कि उसको टीम में तो रखना ही पड़ता है क्योंकि वो दिग्गज है, उनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से निराश किया है भारतीय टीम को। कहीं ना कहीं उनके शायद बाएं एल्बो में कोहनी में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कुछ उनकी बैटिंग में तकनीक में गड़बड़ हो रही है। तो बल्लेबाजी में भारत कमजोर रहा और टीम के चयन में कमियां रही, राजनीतिक पहलुओं को अनदेखा नहीं किया जा सका, और उसका कुल मिलाकर नतीजा ये रहा कि शायद जहां मुरली कार्तिक आ सकते थे या कोई एक और बढ़िया बल्लेबाज आ सकता था,
उसको नहीं लिया गया। दिनेश कार्तिक को टीम के 11 में मौका नहीं मिला, जबकि उथप्पा जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया जाता रहा बार बार। और सबके सामने परिणाम क्या रहा? भारतीय टीम टाइम फेस और सुपर 8 में पहुंचना उनके लिए नामुमकिन हो गया। तो अगले ब्लॉक तक मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूं पार्थो मुखर्जी, नमस्कार।